So hello and welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. So we are meeting after a long gap. ठीक है, मैं कुछ इमरजेंसी थी जिसके कारण I was unable to give the videos, right? So from today I'm just going to continue, right? So in today's class we have already started Keats ना, हमने John Keats को already start कर दिया था, and in today's class we are going to cover few more questions about John Keats. So ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्टेड है एंड इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस गिवन नंबर एंड या अगर आपने अभी तक लक्ष्य अकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आज हमारा जो काम है, सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट द पेन, राइट. सो हमारा जो आज काम है टू जस्ट प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस. ठीक है, हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो पहला क्वेश्चन है, what does Keats find in delight and pain? जॉन कीट्स को दुख में क्या मिलता था? दुख दुख व्यक्त करते थे ना वो जॉन कीट्स, तो उन्हें क्या अच्छा लगता था? किसी किसी को दुख अच्छा लगता है, जैसे सिंगर्स होते हैं ना, वो लोग सैड सैड सॉन्ग गाते हैं. फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह, सैड सॉन्ग सुनने में बड़ा मजा आता है. तो व्हाट डज कीट्स फाइंड इन डिलाइट एंड पेन? खुशी में और दुख में, दोनों में कीट्स को क्या फील होता था, वो क्या सोचते थे? जैसे अरिजीत सिंह की सॉन्ग्स में हमें सैड सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं एंड उनके अच्छे सॉन्ग जो सैड नहीं रहते वो भी अच्छे लगते हैं. तो व्हाट डज, सेम क्वेश्चंस रिलेटेड है कि अगर उस चीज से हम खुद को जोड़ के देखें तो कीट्स को क्या लगता था? ही फाइंड्स मेलंकोली इन डिलाइट एंड प्लेजर इन पेन. मेलंकोली मतलब अकेला फील करते थे खुशी में, लेकिन दुख में उन्हें बड़ा मजा आता था. यानी जो अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं दुख वाले, उन्हें बड़ा मजा आता है. सेम गोज विथ जॉन कीट्स, यानी कीट्स को ही जस्ट फाइंड मेलंकोली इन डिलाइट एंड प्लेजर इन पेन. सॉरी, क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर ए, right? So wait a second, let me just see. Yeah. So yeah, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. What is a recurrent feature in Keats poetry? Keats के पोएट्री में एक कौन सा फीचर हमें देखने को मिलता है? क्या वो डिस्ट्रक्शन है? क्या वो मोरल है? क्या वो सिनेस्थीसिया है? क्या चीज हमें, किस फीचर को हम जॉन कीट्स की पोएट्री में देखते हैं? So the answer is option number A, synesthesia. ठीक है, एंड synesthesia होता क्या है? John Keats imagery ranges among all our physical, एक मिनट, physical sensations. Sight, hear, physical sensation है, इसमें sight, hearing, taste, touch, smell, temperature, weight, pleasure, hunger, thirst, sexuality, and movement. He repeatedly combines these senses in one image. He attributes the traits of one sense to another, a practice called synesthesia. यानी इन सारी चीजों का मिक्सचर, इन सारी चीजों का मिक्सचर जो होता है, दैट्स कॉल्ड synesthesia. यानी कीट्स ने ये टर्म इन्वेंट किया है, उन्होंने ये टर्म यूज किया है, जिसमें साइट है, हियरिंग है, टेस्ट, टच, स्मेल, टेम्परेचर, वेट, प्रेशर, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्सुअलिटी एंड मूवमेंट. इन सारी चीजों का मिश्रण को सिनेस्थेसिया कहते हैं. सो कीट्स की पोएट्री में हमें इन सारी चीजों का मिक्सचर मिलता है. ठीक है, दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिनेस्थेसिया. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. एस्केपिज्म कैन बी नोटिस्ड इन कीट्स वर्क. कीट्स के वर्क, कौन से वर्क में हम एस्केपिज्म को देखते हैं? कीट्स का कौन सा वर्क है जिसमें हमें एस्केपिज्म दिखता है? क्या वो ओड टू नाइटिंगेल है, या ओड टू अ ग्रेशियन अर्न, या फिर ओड टू ड्यूटी? राइट, क्या वो ओड टू ड्यूटी है? राइट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओड टू नाइटिंगेल. तो ओड टू नाइटिंगेल, it's basically a personal poem which describes Keats' journey into the state of negative capability. The tone of the poem rejects the optimistic pursuit of pleasure found within Keats' earlier poems and instead explores the theme of nature, transience, and morality.
sorry, mortality. The latter being particularly relevant to Keats. ठीक है, तो एक चीज, एक टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी, कीट्स ने ये टर्म यूज किया है नेगेटिव कैपेबिलिटी का। तो ओड टू नाइटिंगेल ना, इट्स बेसिकली अ पर्सनल पोएम, कीट्स की जर्नी को वो पोएम डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एंड the tone of the poem rejects the optimistic pursuits of pleasure found within Keats' earlier poem and instead explores the theme of nature, यानी Ode to Nightingale में कीट्स ने ना अपने सारे पोएट्री के जो वो जिस टाइप में लिखते थे ना, उन्हें छोड़ करके इन्होंने एक नया चीज एक्सप्लोर किया है इसमें, जिसमें थीम ऑफ नेचर हमें दिखता है, ट्रांसाइंस एंड मोरालिटी मोर्टेलिटी हमें दिखती है, एंड दीज थिंग्स आर जस्ट रेलिवेंट टू कीट्स, ठीक है। तो स्केपिज्म हमें टू अ नाइटिंगेल पे देखने को मिलता है, जो कि कीट्स का बहुत फेमस सा पोएम है। एंड हम सब ने ओड टू नाइटिंगेल अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, आई होप आप सब ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा था, एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट पोएम। ओड टू नाइटिंगेल, इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स, वन ऑफ, ठीक है ना। सो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्योर पोएट इज द टाइटल इज गिवन टू, ये एक टाइटल है प्योर पोएट, ये किसे मिला था? क्या वो वर्ड्सवर्थ को मिला था, बायरन को मिला था, या फिर कीट्स को मिला था? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? हमारा ध्यान जाएगा कि वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ का याद रखिएगा, वर्ड्सवर्थ को क्या कहा गया है? एनी गेस? वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट कहा गया है, एंड जॉन कीट्स ना इन्हें प्योर पोएट कहा गया है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं करना है। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु इज नोन एज प्योर पोएट, देन द आंसर विल बी कीट्स। एंड ये सारा ना जो क्वेश्चंस मैंने दिया है ना, दीज आर जस्ट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट ना ऑप्शंस नहीं भी आप लोग नोट डाउन करते हो ना, तो जस्ट क्वेश्चन लिखो एंड साथ में उसका आंसर लिखते जाओ, इट विल बी जस्ट वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप जस्ट नोट डाउन करते जाओ, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे मैंने राइटर बाय राइटर बांट रखा है, एक एक चीजें मैंने यहाँ बांट रखी है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कीट्स लिखो, कीट्स के 30 क्वेश्चन, एसटी कॉलेज 30 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ के 30 क्वेश्चन, दैट्स मतलब पूरा तो नहीं है भाई आपके लिए, बट या एटलीस्ट उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यू न्यू थिंग्स है, न्यू न्यू टर्म्स मैंने बताया है आप लोगों को, दैट्स गुड ना, आप लोग इसे जस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो या प्योर पोएट कहा गया है कीट्स को, एंड नेचर पोएट कहा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द वर्ड हेलेनिज्म इज एसोसिएटेड विथ, ये एक वर्ड है हेलेनिज्म, हेलेनिज्म के बारे में आपको कुछ पता है? एनीथिंग? हेलेनिज्म क्या है? इट्स अ ग्रीक आर्ट, ग्रीक आर्ट, कल्चर, कस्टम्स, ये हेलेनिज्म इस चीज को कहा गया है, ठीक है। ग्रीक आर्ट है, कल्चर है, कस्टम्स है, एंड एक और बता दूं आपको, ये जो कीट्स थे ना, ये ग्रीक चीजों पे ज्यादा ही मतलब फॉलोअर थे, या ग्रीक सिविलाइज्ड थे, या एडमायरर ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी लिख देते हैं। ठीक है, एंड ये जो हेलेनिज्म है, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद जॉन कीट्स, ठीक है। जॉन कीट्स के लिए ये टर्म यूज किया गया है हेलेनिज्म। हेलेनिज्म का मतलब होता है ये एक ग्रीक आर्ट, कल्चर एंड कस्टम है, एंड कीट्स को हेलेनिज्म हेलेनिस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ना ही वाज या ही इज द एडमायरर ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। उनके वर्क्स में हम ना ग्रीक मैथोलॉजी का कुछ देख सकते हैं, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन डालूंगी, उसमें ग्रीक मैथोलॉजी से एक वर्क है उनका, सो आपको समझ में आ जाएगा कि कीट्स ना कैसे ग्रीक मैथोलॉजी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा उनका झुकाव था। दैट्स वाई ये टर्म, ये जो वर्ड हेलेनिज्म, ये जॉन कीट्स के लिए यूज किया गया, या फिर ये जो टर्म है, इट इज एसोसिएटेड विद जॉन कीट्स। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है अभी मैंने बताया लास्ट, इसके साथ ही आप ये क्वेश्चन आ भी गया। कीट्स टुक द स्टोरी ऑफ एंडेमियन फ्रॉम, एंडेमियन के बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया है, थोड़ा बहुत मैंने आपको नॉलेज दिया है एंडेमियन के बारे में। सो कीट्स ने ये स्टोरी किससे ली, एंडेमियन की स्टोरी कीट्स ने किससे ली? मैंने अभी बताया था कि जॉन कीट्स जो थे, ही वाज द एडमायरर ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। सो बेसिक सा है कि उन्होंने ये स्टोरी ली है ग्रीक मैथोलॉजी से, यानी
ऑप्शन नंबर ए। आप सोचते होंगे कि मैम सारा ऑप्शन नंबर ए क्यों डालती है। ठीक है, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, बट यहाँ जो स्लाइड्स मैं प्रिपेयर करती हूँ ना, एंड मतलब क्या कह सकते हैं, कोइंसिडेंटली सारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होता है, सारा आंसर कोइंसिडेंटली। क्लियर ना? राइट। सो इंडियन का जो प्लॉट था स्टोरी का, उन्होंने जॉन कीट्स ने ग्रीक मैथोलॉजी से लिया था। राइट। कीट्स का एक वर्क है ला बेले डेम सैंस मोर्सी। ये क्या है? क्या आपको पता है ला बेले डेम सैंस मोर्सी का मतलब? पता है किसी को? मतलब है तो कीट्स का एक वर्क है ला बेलेडियम सैंस मोर्सी, ये आया था 1819 में। इसका मतलब होता है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मोर्सी। इसका इंग्लिश में मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन कर दिया है। द मतलब इसे कहा जाता है ला बेलेडियम सैंस मोर्सी का मतलब है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मोर्सी, एंड इट इज अ बैलेड। इट इज अ बैलेड। क्लियर है? इट इज अ बैलेड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है Keats volume of the poem of 1817 was dedicated to। Keats का एक पोएम है 1870, it's a volume of poem and it was dedicated to which of the following writers? ऑप्शन है फैनी ब्राउन, वर्ड्सवर्थ या फिर ले हंट। तो याद रखिएगा कीट्स का जो वॉल्यूम ऑफ पोएम है जो कि 1817 में आया था, ये डेडिकेट उन्होंने किया था ले हंट को। क्लियर है? याद रखिएगा ले हंट शायद हमारे सिलेबस में है। लेट मी जस्ट चेक, आई एम जस्ट नॉट हैविंग द सिलेबस, मेरे पास अभी जस्ट एट प्रेजेंट सिलेबस नहीं है। कैन यू जस्ट चेक? हंट हेजलिट है बट हंट नहीं है। मुझे बार बार ये चीजें कंफ्यूज करती है बिकॉज हमने हेजलिट एंड हंट को हमेशा साथ में पढ़ा है, एंड इन्होंने दोनों को अलग कर दिया है, हेजलिट को दिया है, हंट को नहीं दिया है। एंड मैंने हमेशा जब भी पढ़ा है हेजलिट एंड हंट एक साथ मैंने नाम डाला है, हेजलिट हंट। ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने देख रही हूँ, मुझे याद आ रहा है कि हाँ इन्होंने सिलेबस में डाल नहीं रखा है हंट को, सिर्फ और सिर्फ हेजलिट को दिया है। ठीक है। सो ये जो कीट्स की एक वॉल्यूम ऑफ पोएम है जो कि 1817 में आई थी, इट वाज डेडिकेटेड टू ले हंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कीट्स इज बेस्ड ऑन ड्राइटन्स। कीट्स का इनमें से कौन सा वर्क है जो कि ड्राइटन का, ड्राइटन ना ये एक राइटर है, ठीक है, ड्राइटन का एक वर्क है द मैन इन द मून। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ही इज अ राइटर। ठीक है। एंड इनका ये वर्क है, मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, वर्क है। एंड फ्लेचर ये भी एक राइटर है, एंड ये वर्क है। ठीक है। तो इनमें से ना कीज का कौन सा वर्क, ठीक है, जो कि ड्राइटन का जस्ट द मैन इन द मून से लिया गया है, एंड फ्लेचर का द फेटफुल शेफर्डेस से लिया गया है। तो इनमें से कौन सा वर्क है जो कि कीट्स ने लिखा है, एंड द वर्क इज बेस्ड ऑन ड्राइटन्स द मैन इन द मून एंड फ्लेचर्स द फेटफुल शेफर्डेस। सो इट इज इंडिमियन। अभी इंडिमियन के बारे में मैंने बताया, इंडिमियन क्या है, इंडिमियन को कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे था ना, ग्रीक माइथोलॉजी से इंडिमियन आया है। एंड ये किनके वर्क से लिया गया है? ठीक है, ये वर्क से लिया गया है, ड्राइटन का एक वर्क है द मैन इन द मून, एंड फ्लेचर का एक वर्क है द फेटफुल शेफर्डेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है कीट्स राइट इन द ओड टू अ नाइटिंगेल वेयर यूथ ग्रोज पेल स्पेक्टर थिंक एंड डाइज। अब आपको पता है कि ओड टू अ नाइटिंगेल विलियम सॉरी कीट्स ने क्यों लिखा था? क्योंकि उसके जस्ट ना उनके ब्रदर की डेथ हुई थी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, यहाँ पे कंजप्शन कहा जाता है, ठीक है, बट बेसिकली ना कीट्स की मदर, कीट्स के ब्रदर एंड कीट्स खुद, इन तीनों की डेथ ना ट्यूबरक्लोसिस से ही हुई थी। ठीक है, एंड कंजप्शन में भी ड्रिंक करते होंगे। उनके ब्रदर के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बेसिकली कीट्स के बारे में मुझे आइडिया, बट यहाँ ब्रदर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ये बेसिकली क्योंकि ब्रदर के बारे में ना उतना मिलता नहीं है, तो सिंपल से याद रखिएगा ना कि कीट्स के ब्रदर की डेथ ना ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, एंड कंजप्शन भी अगर कहीं है तो वहां पे आप कंजप्शन में जा सकते हैं। कंजप्शन मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ड्रिंक करते थे वो। ठीक है ना?
तो Keats writes in the Ode to a Nightingale, where youth grows pale, spectre think and dies. His brothers क्यों लिखा था? Because उनकी भाई की डेथ हुई थी by consumption, या फिर आप tuberculosis कह सकते हैं, राइट? सो 10 क्वेश्चन का हमारा आज का सेट कंप्लीट हो गया है, एंड फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इस कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस गिवन नंबर, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विल जस्ट मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए बाय एवरीवन, एंड जस्ट पढ़ते रहिए. ओके, बाय.